Today we are going to start the second lecture, that is on cell organelle. कल की क्लास में आप लोगों के पास कोई क्वेरीज नहीं थी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज में हम लोग एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये जूलॉजी है। सेम चीज़ आपके जब आप बॉटनी पढ़ेंगे तो सेम सिलेबस है, बट वहाँ पर आप लोग प्लांट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन की ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में खींची गई तस्वीर है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन की बाइलिपिड लेयर मिल रही है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जो है वो दो फॉस्फोलिपिड की लेयर ही होती है। ओके, और लिपिड और प्रोटीन से मिलकर एक सेल मेम्ब्रेन बनता है। सेल मेम्ब्रेन को आप लोग देखेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसका बड़ा डिफरेंट रोल है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म की मदद से ये ऑर्गेनिज्म चलते हैं, इनका लोकोमोशन होता है। ओके, इस मूवमेंट को हम लोग साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट बोलते हैं। और ये मूवमेंट क्यों हो पाता है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल है। तो देखिए यहाँ पर वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि एक राउंड ऑर्गेनिज्म है और उसका सेल मेम्ब्रेन चलते समय वो कितना फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक, तो इसी को देखकर आप समझ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कोई बहुत रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ठोस स्ट्रक्चर नहीं है। इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। ओके, तो मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है। तो एक तो हमने यूनिसेलुलर अभी ऑर्गेनिज्म में देखा कि लोकोमोशन या मूवमेंट ऑर्गेनिज्म का सेल की मदद से हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन की मदद से हो सकता है। दूसरा, ये बॉर्डर बनाती है सेल का, सेल के बाहरी सरफेस को अंदर सरफेस से अलग करती है। ठीक, तो अगर हम लोग अपनी बॉडी में देखें तो बॉडी में जो सेल के अंदर फ्लूइड है वो एक्वस है, पानी का बना हुआ है। ठीक, और सेल के बाहर जो फ्लूइड है वो भी एक्वस है। तो ये दो एक्वस मीडियम को सेपरेट करने का जो बॉर्डर है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड, ये चीज़ क्या करती है, ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी देती है। मतलब जब ये एक सेल को बनाती है और कवर करती है तो ये सारी चीज़ों को उसके अंदर नहीं आने देती। ये चीज़ों का जो आदान प्रदान होता है उसको रेगुलेट करती है। तीसरा है कि सरफेस फॉर केमिस्ट्री। इसका मतलब होता है कि कोई भी केमिकल चेंजेस जो भी होते हैं हमारी बॉडी में वो एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से होते हैं। और एंजाइम कैसे रिएक्ट करते हैं? एंजाइम तभी रिएक्ट करेंगे जब वो सबस्ट्रेट के पास हो, है ना, वो चीज़ जो वो एंजाइम तोड़ने वाला है या उसका स्ट्रक्चर चेंज करने वाला है। तो इसके लिए स्ट्रक्चरल मीटअप ज़रूरी है। वो जब एंजाइम उस सब्सटेंस के पास जाएगा तभी उसको चेंज कर पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक सरफेस पे ये रिएक्शन हो। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के रिएक्शन के लिए जनरली जो मेम्ब्रेन है वो अच्छा सरफेस जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि वो रिएक्शंस हो। तो इट एक्ट एज अ सरफेस फॉर केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन। चौथा है आपका सेल रिसेप्टर। सेल रिसेप्टर्स, सेल के ऊपर कई सारे तरीके के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से एक मल्टीसेलुलर एनिमल में एक सेल बाहरी सिग्नल्स को पहचानती है और उसके अकॉर्डिंगली काम करती है। तो ये बाहरी सिग्नल्स को रिसेप्टर्स के द्वारा पहचानेगी, जो केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जहाँ पर ग्लाइको वर्ड आया इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे प्रोटीन जिनमें कार्बोहाइड्रेट के डोमेन्स हो, इस तरीके के प्रोटीन सेल रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और केमिकल रिकॉग्निशन या सेल सिग्नलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देन लास्ट है कि ये सेल को डाइजेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? इसमें सरफेस में अगर आप लोग देखेंगे तो सरफेस के जो प्रोटीन है, बाहरी सरफेस के प्रोटीन में एक कार्बोहाइड्रेट लगा रहता है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स मेनली जो है वो सेल को किसी भी बाहरी जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं
बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन, इन सारे डाइजेस्टिव रिएक्शन से सेल सरफेस को बचाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बाई लेयर होती है, ठीक। और इस लेयर को, इस स्ट्रक्चर को सबसे अच्छा जो एक्सप्लेन करता है वो होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग बाई लेयर के बारे में समझेंगे कि लिपिड के बाई लेयर्स क्या होते हैं और उसके केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होते हैं। उसके बाद हम ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल पे आएंगे। ओके, तो जो ये बाई लेयर है ये मिलकर बनती है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, ठीक। ये स्पॉन्टेनियसली ही बन जाती है, इसका मतलब ये स्वतः बन रही है। अगर इस लिपिड की बाई लेयर को आप एक्वस मीडियम में रख लेंगे, ना पानी में रख लेंगे, तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ये अपने आप एक बाई लेयर में अरेंज हो जाती है। तो इसको अरेंज करने के लिए कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये लिपिड की बाई लेयर है, इसका नेचर होता है कि पानी से दूर रहना। ओके, और दूसरा इसमें हेड जो होता है, इसमें हाइड्रोफिलिक रीजन भी होता है और हाइड्रोफोबिक रीजन भी होता है। तो इसका हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होने के कारण हमेशा पानी की सरफेस पे हेड जो रहता है वो आपको दिखाई देगा। कहीं पर भी पानी होगा तो उससे जो अटैच सरफेस है उसमें हेड दिखाई देगा, और टेल जो है जनरली पानी से अलग रहेगी, अंदर की तरफ दिखाई देगी। और इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड है वो बाई लेयर की तरह जम जाती है। ओके ओके, तो अगर ये जो हम लोग बाई लेयर बोल रहे हैं कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ऊपर की तरफ देखिए, अगर ये आपके सेल का बाहरी एनवायरनमेंट है, एक पॉइंटर ऑन कर लेते हैं। ओके, तो ये आपके सेल का बाहरी एनवायरनमेंट है जहाँ पर पानी है, और ये सब सपोज नीचे का जो है साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म या उसको साइटोसोल भी बोल सकते हैं। ओके, तो लिख लेते हैं। तो ये साइटोसोल, साइटोसोल में भी पानी भरा हुआ, ठीक। अगर लिपिड की इस तरीके की जो लेयर है जिसमें हेड पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लविंग, और टेल पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक है, तो टेल पार्ट हमेशा क्या करेगा, वो अपने, अगर ये पानी आप देखेंगे और ये मॉलिक्यूल देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल का हेड पार्ट जो है वो इस पानी की तरफ होगा और टेल जो है उस पानी से दूर रहेगा। उसी प्रकार अगर नीचे का साइटोसोल का वाटर सिस्टम देख ले तो यहाँ पर भी जो फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट जो रहेगा वो पानी की तरफ रहेगा और उसका जो टेल पार्ट है वो अंदर की तरफ रहेगा। तो इस वजह से क्या होता है, ये बाई लेयर में इस तरीके से आ जाते हैं, जम जाते हैं अपने आप बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के, ठीक। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि फॉस्फोलिपिड में दो टेल होती है। ओके, हमेशा याद रखिएगा एक हेड है रीजन और दो टेल रहेगा, ठीक। तो सिलेंड्रिकल शेप का ये आपको दिखाई देगा। तो जनरली ये क्या होता है, ये दो चेन जो रहती है ये फैटी एसिड की ग्लिसरॉल से एसोसिएटेड होती है। ओके, और इसी ग्लिसरॉल के एक भाग से यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो भी एसोसिएट रहता है, ठीक। तो एक ग्लिसरॉल से दो फैटी एसिड और एक फॉस्फेट का ग्रुप रहेगा और वो आपका बना देगा फॉस्फोलिपिड, ठीक। नाउ हम देखेंगे कि ये जो रफली सिलेंड्रिकल शेप है ये अगर डिटर्जेंट इसमें डालेंगे हम, तो डिटर्जेंट जो होता है उस वो सोप या डिटर्जेंट उसमें भी हाइड्रोफोबिक टेल होता है और हाइड्रोफिलिक रीजन भी रहता है। तो एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल होने की वजह से एक डिटर्जेंट ही है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो शेप और स्ट्रक्चर है उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है, ठीक। अगर हम क्या करें, किसी तरीके से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकालें और डिटर्जेंट डालें तो वो उसका जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर वो टूटे हुए स्ट्रक्चर को आप दोबारा से पानी में डालेंगे, राइट, तो वो पानी में डालने के बाद वो कुछ इस तरीके से एक सिंगल सेल की लेयर जो है वो बन जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
हाइड्रोस्फीयर जैसा इसमें बन जाता है और ये राउंड बनता है शेप में। ठीक, नाउ ये राउंड इसलिए क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टेंडेंसी होती है, आई थिंक ये मैं बता चुकी हूँ, आगे बता देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि वो सील करता है। ओके, मेरी ये स्लाइड मिस हो गई है, तो आगे अगर कहीं लिखा होगा तो हम फिर से पढ़ लेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कभी भी एंड जो है वो खाली नहीं रहता, वो सील रहता है। यानी आप कहीं पर भी छोटा सा टुकड़ा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कहीं तोड़ के डाल दो तो वो एक राउंड शेप बना लेगा, है ना। जरूरी नहीं कि अगर एक सेल इतनी बड़ी है आप उसका इतना प्लाज्मा टुकड़ा तोड़ते हैं तो वो पानी में लीनियर हो जाए, ये कभी लीनियर नहीं रहेगा, ये हमेशा एक राउंड बनाएगा चाहे कितना भी छोटा टुकड़ा आप तोड़ लें, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ही है कि टेल जो है पानी से भागता है और हेड जो है वो पानी के साथ रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमें पढ़ चुके हैं कि डिटर्जेंट जो है सॉल्युबलाइज कर देता है या मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन कर देता है। ठीक, नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सही स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए दो स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब हुए थे। पहला है सैंडविच मॉडल जो डैनिली एंड डॉसन ने दिया था। ये मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, 1930s में ये सैंडविच मॉडल दिया गया। फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि शुरू में सैंडविच मॉडल जो है वो क्यों फेल हो गया। इस मॉडल में यहाँ पर देखिए ऊपर जो आपको एक लेयर दिख रही है ये प्रोटीन की, ठीक, और नीचे जो लेयर है ये पूरी की पूरी जो है ये प्रोटीन की है और बीच में लिपिड। जैसे सैंडविच में दो ब्रेड के अंदर जैम होता है, बिल्कुल वैसे ही दो प्रोटीन के अंदर जो है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी, ये बोला गया था। ठीक, ये दो रीजंस की वजह से जो था वो रिजेक्ट हो गया। पहला तो था कि इस तरीके के मॉडल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा लग रही थी। ठीक, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ओरिजिनली आप अगर देखोगे तो बहुत पतला होता है। ठीक, तो ये थिकनेस जो है इसके कारण इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, बोला गया कि इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट था कि आइसोलेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो हमेशा जो है वो ग्लोबुलर नेचर के होते हैं। ठीक, तो जो चीज़ राउंड होती है वो इस तरीके से ऊपर नहीं रह सकती। ठीक, जनरली राउंड जो चीज़ राउंड होती है वो मूवेबल होती है। तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन का जो नेचर है इसके विपरीत था ये मॉडल, तो सैंडविच मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जो वाइडली एक्सेप्टेड अभी तक जो हम लोग मॉडल देखते हैं वो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल 1972 में सेंगरे निकोलसन ने प्रपोज किया था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नाउ द मॉडल हैज सम प्रोटीन एम्बेडेड इन लिपिड लेयर एंड एक्ट एज अ टू डायमेंशनल फ्लूइड। इन्होंने क्या कहा था कि ये मॉडल बिल्कुल खीर की तरह है जहाँ पर जो प्रोटीन्स है वो लिपिड के दो लेयर के अंदर ढसे हुए हैं। ओके, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि लिपिड सॉल्युबल मटेरियल भी ट्रांसफर हो जाए और प्रोटीन सॉल्युबल मटेरियल भी ट्रांसफर हो जाए। ठीक ना, इस मॉडल में जो थिकनेस है वो कम थी, बिल्कुल उतनी ही जितनी हम लोगों को माइक्रोस्कोप के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दिखाई देती है। इस मॉडल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेस्ड ऑन दिस मॉडल। पहला है कि ये मॉडल कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये टू डायमेंशनल फ्लूइड की तरह या लिक्विड क्रिस्टल की तरह एक्ट करती है। ठीक, ये टू डायमेंशनल फ्लूइड क्या होता है कि ये मूवमेंट करती है। इन्होंने कहा कि आपका जो ये इस तरीके का बाइलेयर लिपिड है ये ऐसे मूवमेंट करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल मूवमेंट, मतलब साइड बाय साइड मूवमेंट करेगा, खसकेगा। ठीक, लेटरल मूवमेंट करता है लिपिड मॉलिक्यूल। दूसरा कहा गया कि कभी कभी जो है ये लिपिड मॉलिक्यूल ऊपर के जो लिपिड मॉलिक्यूल है
नीचे की तरफ फ्लिप कर सकते हैं और नीचे के जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो ऊपर की तरफ आ सकते हैं। ठीक, तो दो तरीके के मूवमेंट इन्होंने बताए कि लिपिड मॉलिक्यूल एक तो साइड बाय साइड मूव कर सकते हैं और लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक, इसके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। क्या किया गया? ओके, माउस का सेल, चूहों का सेल लिया गया, दिस इज द माउस सेल। ठीक, चूहों का सेल लिया गया और इसका जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें इस तरीके के प्रोटीन है और ये लिपिड है। दूसरा ह्यूमन का सेल लिया गया। ठीक, ह्यूमन के सेल में जो प्रोटीन होते हैं वो अलग अलग है, राइट। इन दोनों सेल मेम्ब्रेन को हाइब्रिड करके दोनों का मेम्ब्रेन फ्यूज करा दिया गया और एक सेल बनाया गया, राइट। अगर इनमें मूवमेंट नहीं होती, अगर जो मूवमेंट हम लोग बता रहे लेटरल मूवमेंट होती है, अगर वो मूवमेंट नहीं होती तो अरेंजमेंट कैसा होता? इस तरीके से आपका एक जो है वो ह्यूमन का सेल मेम्ब्रेन आता और इस तरीके से अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए कर देते हैं, इस तरीके से आपका माउस का सेल मेम्ब्रेन आता। लेकिन जब हमने सेल मेम्ब्रेन देखा तो जॉइंट होने के बाद इसके जो प्रोटीन है 1 घंटे में मिक्सअप हो गए। तो प्रोटीन कब मिक्सअप होंगे? जब उनके साथ जो एसोसिएटेड आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो खसकेंगे। तो ये खसक के एक दूसरे में जाकर मिल जाते हैं। ठीक, तो ये कंफर्म करता है कि ट्रांसमेम्ब्रेन मूवमेंट जो है वो लिपिड्स में होता है। ठीक, नाउ फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरलता, ये तो हमने जान लिया कि मूवमेंट है मेम्ब्रेन में, उसका लिपिड जो है वो घूमता रहता है ना। इसकी तरलता दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला आपका आ जाता है टेम्परेचर। ठीक, तो टेम्परेचर रेगुलेट करता है कि मेम्ब्रेन कितना फ्लूइड होगा और कितना सॉलिड होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सोल जेल स्टेट। जेल मतलब थोड़ा सा लिक्विड स्टेट, विस्कस स्टेट, और सोल मतलब होता है सॉलिड स्टेट। ठीक, दूसरी चीज इसकी फ्लूइडिटी किस पर डिपेंड करती है कि मेम्ब्रेन में कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक, अब हमने मेम्ब्रेन में हम क्या देख रहे हैं? बेसिकली अभी फॉस्फोलिपिड देख रहे हैं। तो लिपिड में जो फैटी एसिड होता है वो सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है कि उसमें सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो जितने भी कार्बन एटम है अगर उसमें सिंगल बॉन्ड हुआ तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ डायग्राम हम देख सकते हैं। अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में ये जो फैटी एसिड की चेन है ये लंबी लंबी दिखाई देंगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो लीनियर चेन बनती है। वही अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखेंगे तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये देखिए कुछ एक चेन जो है ये सैचुरेटेड दिख रही है, जहां अनसैचुरेटेड आएगा ये ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड मिलता है आपको। तो यहाँ पर भी देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जहां पर भी है वो क्या है, क्लिंकिंग बोलते हैं इसको। क्लिंक मतलब होता है बेंडिंग। ठीक, तो यहाँ पर बेंडिंग मिलेगा। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देखो ये बेंड है और बेंडिंग की वजह से गैप जो है बढ़ गया है। ठीक, तो जब ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, ज़्यादा स्पेस रहेगा तो ऑब्वियसली मूवमेंट भी ज़्यादा होगा, और मूवमेंट ज़्यादा है इसलिए हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी, यानी तरलता जो है इसमें ज़्यादा होगी। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग देखेंगे तो क्योंकि वो सीधे सीधे हैं तो उनका गैप बहुत कम है और ये आपस में काफ़ी ज़्यादा फिक्स रहेंगे। ठीक, ओके, तो मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करती है ये चीज़ कि कितनी फ्लूइडिटी होगी मेम्ब्रेन में। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, जो कोल्ड टेम्परेचर एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे पोलार बियर हो गया, जो ग्लेशियर्स में रहते हैं, ठीक, वहाँ के रहने वाले लोग, उनका जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी करोगे तो वहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत होंगे। क्यों?
क्योंकि कोल्डर टेम्परेचर जो है वो आपका थिकनेस जो है आपकी बॉडी को जमा देता है। ठीक, तो कैसे जमाएगा, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठोस करने की उसमें टेंडेंसी होती है। तो वो ठोस ना हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना तरलता बनाए रखे, इसीलिए वहाँ के एनिमल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है, उसमें तरलता ज़्यादा होती, ठीक, ताकि वो लोअर टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। जब टेम्परेचर हाई रहता है, ऐसे एरियाज जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, अगर वहाँ के एनिमल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप निकाल कर देखोगे तो वहाँ पर सैचुरेटेड फैट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होने से क्या होता है, उसमें सॉलिडिटी जो है वो ज़्यादा मेंटेन होती है। ठीक, इसके अलावा एक और फैक्टर है जो स्टेबलाइज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपको लिपिड के मेम्ब्रेन के बीच बीच में आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, ये जो राउंड है, ये इस तरीके से एम्बेडेड कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हमेशा गैप्स को भरने का काम करते हैं। अगर कोई गैप्स को भर रहा है यानी वो क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक, तो ये तीन चीज़ें जाननी ज़रूरी है आपको कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है फ्लूइडिटी, मॉलिक्यूल डिपेंडेंट होती है, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो स्टेबलाइज करता है। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से मैंने इसको भी कवर कर लिया है। ओके, ल्यूमेन एंड सेल्स, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जब भी लिपिड बाई लेयर होती है आप उसको पानी में डालेंगे तो वो लीनियर नहीं रहेगी, वो हमेशा अपने आप को सील कर लेगी। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ सील। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा स्फेरिकल शेप में होती है और सेल्फ सील हो जाती है। ठीक, ना सेकेंड चीज आती है, लिपिड के बारे में हम लोग सब पढ़ चुके हैं। सेकेंड चीज आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाले प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाले प्रोटीन तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है इंटीग्रल प्रोटीन। ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऊपर से लेकर अंदर तक होते हैं। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हम लोग को डिटर्जेंट का यूज़ करना पड़ता है। अगर इस प्रोटीन को बाहर निकालना है तो क्योंकि ये एम्फीफेटिक नेचर के होते हैं तो डिटर्जेंट से ही ये क्या होते हैं, टूट सकते हैं। ठीक, दूसरे जो प्रोटीन होते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। पेरिफेरल का मतलब ही होता है किनारे में मिलने वाली प्रोटीन। ठीक, तो ये जनरली इंटीग्रल प्रोटीन के से ऊपर या नीचे जो है वो अटैच होते हैं। अगर सेल के बाहर की तरफ अटैच है तो इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और अगर अंदर की तरफ अटैच है तो इनको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक, कॉमनली पेरिफेरल प्रोटीन आप बोल सकते हो। तीसरे तरीके के प्रोटीन आपको मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोर फॉर्मिंग प्रोटीन या पोरीन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई जगहों पे हमें एक ऐसे गड्ढे मिलते हैं जहाँ से चीज़ें आ जा सकती है। ये बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये पोर का फॉर्मेशन एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन करता है, जो फॉर एग्जांपल अगर आप नारियल को फोड़ के उसमें पाइप घुसा दो, ठीक, तो पाइप जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिस तरीके से बनाता है उसी तरीके से ये पोरीन भी सेल के अंदर बाहर में एक ऐसा गड्ढा टाइप का बना देते हैं और पोरीन के थ्रू चीज़ें जो है उनका आदान प्रदान हो सकता है, सेल पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीन तरीके के प्रोटीन आपको दिखाई देंगे। इन प्रोटीन का क्या फंक्शन है, तो बेसिकली ये प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन अगर आप लोग देखें तो ये ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। सेल के लिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो होती है इनमें, सेल सिग्नलिंग या सेल ट्रांसडक्शन का काम करते हैं। सेल टू सेल रिकॉग्निशन, इन प्रोटीन के में जो कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप्स लगे रहते हैं कई बारी, वो एक सेल से दूसरे सेल को पहचानने का काम करते हैं। और इंट्रासेलुलर जॉइनिंग, दो सेल आपस में जब ज्वाइंट होते हैं, आप लोगों ने डेस्मोसोम, टोनोफाइब्रिल इस तरीके के स्ट्रक्चर सुने होंगे, तो ये जब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो ये ज्वाइनिंग ज़्यादातर जो है इन प्रोटीन के थ्रू होती है। ठीक, दूसरा ये अंदर की तरफ जो साइटोस्केलेटन है उसको उसके लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, और बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो प्रोटीन है उसके लिए भी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। तो इतना आज की क्लास में हमने पढ़ा है, ये पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे लिखकर मुझसे पूछें। अगली क्लास में मैं पहले उन क्वेश्चंस को आंसर करूँगी और बाद में हम लोग क्लास लेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।